साला बहन तुम लोग शांत रहोगी तो इससे क्या होगा कि इधर भी शांत उधर भी शांत, तो अच्छा लगेगा। आदित्य भी शुरू किए हैं, ध्यान सुनो। अगर किसी कॉइल में करंट कांस्टेंट है तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन ये करंट अगर बदल रहा है, ये करंट चेंज हो रहा है, यानी हो सकता है ये इंक्रीज हो रहा हो या तो क्या हो रहा हो, तो इस कॉइल से जुड़ा हुआ क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, होगा ना। एक सर्कुलर लूप में अगर करंट है तो उसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होगा, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ। और एक बार करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या करेगा, क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और उसी वायर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी ये कॉइल खुद से खुद का ही करंट चेंज करके, खुद का ही फ्लक्स चेंज करके अपने में ही क्या इंड्यूस करवाता है, ईएमएफ। इसीलिए ऐसे इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। 2-3 बार नहीं बताएंगे तो फिर मिस हो जाएगा। इसमें जो फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, इस फ्लक्स को चेंज होने का एकमात्र जिम्मेदार कौन है, क्योंकि करंट ही बदल रहा है तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स किसके चलते चेंज हो रहा है, इस करंट के चलते। इसलिए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट। क्या लिखेंगे करंट का वैल्यू हम लोग, आई। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट आई। अगर हम इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहें तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ एक कांस्टेंट हम क्या लगा रहे हैं, एल। फ्लक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आया एल आई, जहां एल क्या है, एल इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या और एक नाम से जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब इसका ऐसा यूनिट जहां तक आपको समझना चाहिए वो क्या हो सकता है, वो देखिए। आप जानते हैं कि फ्लक्स का वेबर होता है, करंट का एम्पियर। तो इसका ऐसा यूनिट हम सब लोग क्या जानते हैं, वेबर, डब्ल्यू पर एम्पियर ना बोलकर हम लोग इसका ऐसा यूनिट बोलेंगे हेनरी। क्या बोलेंगे, हेनरी। तो याद रखिएगा ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक जरूरी कॉल है, इसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं उठाते। हाँ जान मुझे किए। हाँ रंजन जी बोलिए। सुनिएगा, यहाँ पे हेनरी किसका फॉर्मूला हो गया, किसका ऐसा यूनिट हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का। अब आप सब जानते हैं कि ईएमएफ का एक और फॉर्मूला बताएं, इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के हिसाब से। तुम बताओ बहन क्या फॉर्मूला होता है, तुम। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फैराडे लॉ से क्या फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। खाली गप करोगे कैसे होगा, माइनस एल। तो क्या होता है जरा बताओ, माइनस डी फाइव बाई, बहुत सुंदर, डी फाइव बाई डी टी। पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए पाई की जगह लिखेंगे एल इंटू आई, बाई में क्या, डी टी। एल तो कांस्टेंट है ना, एल इज अ कांस्टेंट, याद रखिएगा एल इज अ कांस्टेंट है यहाँ पे। और एल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, उन सब चीजों पे हम दिखाएंगे उसको। तो ईएमएफ इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया, माइनस एल डी आई बाई क्या, डी टी। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया एल, एल क्या है, इंडक्टेंस।
आज तक आप कितना टेंस पढ़े हैं जिसमें अंत में टेंस आ रहा है? आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, उसके बाद आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस, और आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टेंस। जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस डिवाइस के पास रेजिस्टेंस होता है उसको आप रेजिस्टर कहते हैं, जिसके पास कैपेसिटेंस होता है उसको कैपेसिटर कहते हैं, जिसके पास इंडक्टेंस होगा उसको आप इंडक्टर कहोगे। रजिस्टर को कैपिटल आर से दिखाते हैं, कैपेसिटर को कैपिटल सी से दिखाते हैं। इंडक्टर एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसके पास इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है उसको कैपिटल। अब जैसे हम लोग एसी में जाएंगे तो हमारे पास तरह तरह के सर्किट मिलेंगे, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है उसको आप आरसी सर्किट कहोगे, जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है उसको एलआर सर्किट कहोगे, जिसमें तीनों है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस यानी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसको आप एलसीआर सर्किट कहोगे। समझ में आ रहा है ना? दुनिया में यही तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको 7 सर्किट हम पढ़ाएंगे, एल सी आर, एल सी आर, एल आर और लास्ट में LCR। तो टोटल 7 सर्किट आपको जानना है अगले चैप्टर में, जो अगले ही क्लास से शुरू हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे एक दो बातों को समझ लेते हैं पहले। जैसे सबसे पहले समझना है कि 1 हेनरी का डेफिनेशन क्या होता है। कोई पूछेगा डिफाइन 1 हेनरी, किसको डिफाइन करने बोला गया? 1 हेनरी। तो आप में से ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि 1 हेनरी को डिफाइन करना मतलब फ्लक्स ले लेंगे 1 वेबर, सुनना है, लिखना कुछ नहीं। फ्लक्स लेंगे 1 वेबर और करंट लेंगे 1 एम्पियर, तो 1/1 आंसर कितना हेनरी आएगा? तो आप बोलिएगा जब 1 वेबर का फ्लक्स चेंज की वजह से, चाहे 1 एम्पियर के फ्लक्स, 1 एम्पियर के करंट चेंज की वजह से 1 वेबर का फ्लक्स चेंज हो, तो उस इंडक्टर के इंडक्टेंस को हम कितना हेनरी कहते हैं? या एक और तरीका है, अगर हम di/dt ले ले 1 एम्पियर पर सेकेंड, di/dt कितना ले ले? 1 एम्पियर पर सेकेंड, और ईएमएफ ले ले कितना वोल्ट? 1 वोल्ट, तो एल का वैल्यू कितना हेनरी आएगा? यानी आप ऐसे समझा सकते हैं, जब हंस लेना वाले तो अपने में मस्ती करते रहता है, जब 1 एम्पियर पर सेकेंड का ये रेट ऑफ चेंज इन करंट कितना वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करा है? 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करा है जिस कॉइल में, उस कॉइल के इंडक्टेंस को कितना कहते हैं? 1 Henry is the inductance of that coil in which a rate of change in current of 1 ampere per second induces an EMF of कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। असम्पशन और रीजन वाले सवाल में ये डेफिनेशन ऐसे डालता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ के रूप में भी आप 1 हेनरी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ भी एक बार फिर से बोल दे, 1 हेनरी क्या हुआ? 1 हेनरी इज द इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल in which a rate of change in current of 1 ampere per second induces an EMF of कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। वही हो जाएगा आपका कितना हेनरी? 1 हेनरी। अब आप पहले से ही जानते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो R है, ये किसी वायर में करंट जाता है ना, तो इसका नाम आप सब बोलते हो, जिस सर्किट में ये है उसको आप रजिस्टर कहते हो, रेजिस्टर। और ये खुद का इसका प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और हम सब जानते हैं कि इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू होता है I इंटू कितना? R। हम ये भी जानते हैं कि रजिस्टर ना होकर अगर कैपेसिटर हो जाए तो आप इसमें प्लस Q और माइनस Q और कैपेसिटेंस को C से दिखाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को आप कहते हैं कैपेसिटर, और इसके प्रॉपर्टी को कहते हैं कैपेसिटेंस। और आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना है V इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे Q/C। आज आप एक नया टर्म सीख रहे हैं, इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल इस तरह, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टर का। जैसे रजिस्टर का वो था स्प्रिंग, वो इस जिगजैग, कैपेसिटर का 2 पैरेलल लाइन, इंडक्टर का सिंबल ये है, इसको एल से डिनोट करेंगे। और ये आपका कहलाएगा, अब क्या ये कहलाएगा? इंडक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट है इंडक्टर जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, और ये खुद ब खुद कहलाएगा क्या? इंडक्टेंस। और इसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कोई पूछेगा V इज इक्वल टू, जवाब होगा L, माइनस में L di/dt। माइनस में हम लिख रहे हैं वैल्यू में, वैसे कैसे इसका वैल्यू लिखना है, कैसे इसका किरचॉफ लॉ लगेगा, कैसे न्यूमेरिकल में बनेगा, वो हम सिखाने वाले, घबराइएगा मत। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन से। लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस। Whenever there is an induced EMF in a coil, whenever there is an induced EMF in a coil, because of the change in its magnetic flux, whenever
there is an induced EMF in a coil because of the change in magnetic flux by its own. ले आया आगे लगा दो. Because of the change in magnetic flux by its own comma the induction is called self-induction. The induction is called self-induction. बोर्ड पे लिखा हुआ हर एक चीज कॉपी करेंगे, हर एक चीज. अब लिखना है डिफाइन 1 हेनरी. बोले कि अभी भी रोकना है. 1 हेनरी इज द इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल. 1 हेनरी इज द इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल या दैट इंडक्टर. 1 Henry is the inductance of that inductor in which 1 Henry is the inductance of that inductor in which a rate of change in electric current of in which a rate of change in electric current of in which a rate of change in electric current of 1 ampere per second in which a rate of change in electric current of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt, induces an EMF of कितना वोल्ट? 1 वोल्ट. हो गया यहाँ तक? आप तो सीखने की कोशिश कीजिएगा. आप सीखिएगा थोड़ा. इसको मिटा दे. नहीं, वो तो समझाने के लिए बताएं कि जैसे रेजिस्टेंस था उसका पोटेंशियल डिफरेंस जानते थे, अब आप इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जान गए हैं. अब आपसे यहाँ उम्मीद करें कि आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. मेरे पास मान लीजिए ये एक इंडक्टर है और इसमें जो करंट जा रहा है आई, ये पूरी तरह से कांस्टेंट है. आई क्या है? कांस्टेंट. अब ये समझना कि आया क्यों धरती पे, ये बिना मतलब का सर्किट आ क्यों गया. असल में रेजिस्टेंस का काम समझ में आता है. रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में जब आप लगाते हैं तो वो करंट का वैल्यू कम कर देता है, लेकिन वो एनर्जी के रूप में बर्बाद करता है, एनर्जी भी कम कर देता है. कैपेसिटेंस तो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये क्या करता है, इंडक्टर में अगर करंट कांस्टेंट है तो di/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, और v इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस. अभी लिखे थे ना L di/dt. जब ये 0 तो VAB भी कितना हो जाएगा, यानी जो पोटेंशियल एक है वही पोटेंशियल. मतलब ये जो आपका इंडक्टर है वो प्लेन वायर की तरह काम करेगा. मतलब ये तभी सर्किट में काम करेगा जब करंट का वैल्यू चेंज होगा. अगर करंट कांस्टेंट है तो ये सर्किट में होकर भी नहीं है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लेन वायर की तरह. तो ये एक सर्किट में कब एक्ट करने लगता है? जैसे ही सर्किट में करंट बढ़ता है या करंट घटता है, तुरंत इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर ऐसा अपने अंदर में ईएमएफ पैदा करेगा कि एक नया करंट पैदा करेगा, ताकि आपका जो करंट बढ़ रहा था वो सर्किट में क्या हो जाए? कम हो जाए. और अगर आप सर्किट में जो करंट दिए हैं वो घट रहा है तो तुरंत उसको इंडक्टर क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा. यानी कि इंडक्टर आपके सर्किट में क्या मेंटेन रखने की कोशिश करता है? करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है. अगर सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ गया, जो कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन की वजह से होगा ना, कभी करंट ज्यादा कभी करंट कम, तुरंत कौन एक्ट करने लगेगा? इंडक्टर. और वो आपके इस तरह से एक्ट करेगा सर्किट में कि आपके करंट को ना तो वो बढ़ने देगा ना तो वो घटने देगा. वही हम सिखाने जा रहे हैं. तो ये क्यों आता है सर्किट में? ये बिना एनर्जी खाए क्या चीज को मैंने कम ज्यादा कर सकता है?
करंट को मेंटेन कर सकता है, ज्यादा हुआ तो कम कर दे, कम होता है मेंटेन कर सकता है, इसीलिए इंडक्टर ज्यादा फायदेमंद होता है। ये एसी में भी होता है और डीसी में भी, ज्यादातर एसी में आपको दिख रहा है हर जगह पे इंडक्टर। ये देखिए, मान लीजिए करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, करंट का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज, आई इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो अब बताइए, इंक्रीज कर रहा है यानी कि इस सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इंडक्टर क्या चाहे, करंट का वैल्यू को कम करना। कम करने के लिए वो किधर से करंट प्रोवाइड करवाएगा, किधर से किधर की ओर, उसके जस्ट अपोजिट साइड ना। तो अब इसमें करंट असल में इस बार आपका di/dt लेस देन जीरो नहीं है, di/dt क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो हम चाहते हैं इसमें करंट इधर से आए, इधर से, तब ना इसका अपोज करेगा। तो इसको अगर हमको एक बैटरी की तरह कन्वर्ट करना है, तो बताओ इस बैटरी में कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव रखेगा और कौन सा नेगेटिव। करंट कभी भी अंदर अंदर मत भेजेगा, या तो करंट इस साइड से आए या तो इस साइड से। देखो, ए को हम पॉजिटिव रखे और बी को क्या रखे, नेगेटिव। इससे क्या हुआ, करंट हमेशा किधर से किधर हो जाएगा, पॉजिटिव से। तो ये इधर से जाएगा करंट और ये इधर से आएगा ऐसे, तो करंट इसके अपोजिट आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ऐसे करंट जा रहा है कि नहीं। तो आपका इंक्रीजिंग करंट को घटाने के लिए ऐसा हुआ, यानी इस बार आपका VA माइनस VB असल में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, किससे, बी से। समझ में आया हम क्या बोले, एक और ट्राई लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडक्टर है, हर सवाल में आपको इंडक्टर को किससे कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है, बताइए, बैटरी से, ताकि आप सवाल सीख सको। अब ये आपका इंडक्टर आ गया, अब इंडक्टर में करंट ये जा रहा है आई इधर, लेकिन इस बार आई का वैल्यू इंक्रीज नहीं, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये ए है, ये बी है। अब आप चाहते हैं कि कम हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या करें, बढ़ाएं। बढ़ाने के लिए करंट का डायरेक्शन उधर ही रखना होगा। तो इस बार आप इस तरह से रखिएगा, तभी तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, और किधर क्यों आएगा, नेगेटिव। तो इसमें इस इंडक्टर में जो करंट पैदा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो उस डायरेक्शन में कम हो रहा तो इसी डायरेक्शन में पैदा हुआ, यानी कि इस बार बी का पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा किससे, ए से। यानी इस बार VA माइनस VB जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि इस बार di/dt भी क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, मतलब लेस देन क्या हो रहा था, जीरो। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको इतना समझ है कि इंडक्टर हटा के बैटरी लगाने बोले तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव कर पाएंगे। एक बार पूछते हैं, ध्यान से लगाइएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक इंडक्टर है, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, स्क्रीन पे भी आज 26-27 लोग हैं, और यहाँ पे तो जो है क्या है, ये देखिए ये इंडक्टर है, करंट इधर से आ रहा है आई, और इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसका नाम ए, इसका नाम बी, उधर को भूल जाइए, अपने दिमाग लगाइए, उससे दाया बाया मत कर देगा कि उसमें ऐसा तो उलट दो, उलटना मत। पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए किधर को बड़ा करे, ए को बड़ा करे या बी को, किसको बड़ा करे। आप जान रहे करंट इंक्रीज कर डिक्रीज करने के लिए आप चाहते हो इधर से करंट जाए, इधर से जाए मतलब सर्किट में ऐसे जाए, ऐसे में जाने के लिए ये बी वाला पॉजिटिव है, ये वाला, क्योंकि तब इसमें ऐसे करंट जाएगा। इंडक्टर एक बैटरी की तरह बन जाता है, इतना समझ में आ गया। अब इस बैटरी के केस को समझ गए अगर आप, तो थोड़ा सा और ब्रेन हम लगाते हैं। आपको किरचॉफ्स लॉ याद है, देखते हैं। हम किरचॉफ्स लॉ को दो तरीकों से सिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक आसान तरीका सिखाना चाह रहे हैं। न्यूमेरिकल में हमेशा आप पहले ईएमएफ निकालोगे, ईएमएफ या वोल्टेज, क्या फॉर्मूला लिखेगा, एल di/, जो भी वैल्यू आएगा वो उतना वोल्ट हो जाएगा। अब इंडक्टर को आप बैटरी के रूप में कन्वर्ट करके, किरचॉफ लॉ याद है कि भूल गए हैं, करंट की ओर जाने पे, जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, रेजिस्टेंस, करंट की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं -IR। अगर मान लीजिए आप इधर करंट जा रहा है, आप उधर से आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस +IR। आपके रास्ते में कोई बैटरी आ गया और आप छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो, छोटे से बड़े, तो ईएमएफ का वैल्यू प्लस में लिखेंगे। कोई बैटरी आया और आप बड़े छोटे की जाते हो, वैल्यू माइनस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको कॉपी कर लीजिए, अभी हम समझाने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल इससे बेस्ट, ताकि आप किरचॉफ लॉ इसमें समझ सकें। जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है, जो भी चेंज की वजह से फ्लक्स हो रहा है, या तो आपका करंट बढ़ने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, या तो घटने से। इंडक्टर उस चीज का अपोज करता है, अपने खुद से जनरेट करता है ईएमएफ, या तो आपके अलाउंग करेगा या तो आपका अपोजिट करेगा। क्या पूछ रहे हैं बच्चा, फोटो हम भेज देते हैं सारा।
हम खुद हर दिन कम कम पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन हो रहा है बताइए? एकदम एंजॉय करते हो, कहते चैप्टर बिल्कुल लास्ट। हाँ, आज से हम वादा किए आजकल से कि आपको रात को हम पढ़ाएंगे, आज ही से वादा किए। दिवाली बात तो नहीं करे, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाहर डालोगे, बस करो, नहीं पच रहा है। हाँ, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको आंसर लिखना है। जैसे हम सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, घबराइए मत। आला सवाल अब बोले कि अभी भी रोक दोगे? अभी भी रोक दोगे? लेट करवाता है। जब 34 था तब से लिख रहा है, 38 हो गया। 4 मिनट से लिख रहे हो तुम लोग, 4 मिनट हमको बताने में लगा। क्वेश्चन है फाइंड VA माइनस VB, या शॉर्ट में VAVB लिखा था। फाइंड VAB का मतलब होता है VA माइनस VB। गिवन R इज इक्वल टू 10 ओम, L इज इक्वल टू 5। क्या लिख दे बोलो शिवानी? जैसे R इज इक्वल टू 10 ओम, L इज इक्वल टू 5 हेनरी, क्या लिखेंगे? अभी तो बताएं, एल का यूनिट हेनरी को किससे दिखाते हैं? एच से। देखो, कैपेसिटर का होता है फैराड, रेजिस्टर का होता है ओम, और इसका इंडक्टर का होता है हेनरी। इतना छोटा बेसिक बात नहीं भूलना। एंड ई मतलब ईएमएफ है, सॉरी ईएमएफ। बैटरी का ईएमएफ इज 20 वोल्ट। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड करंट इज डिक्रीजिंग at a rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड। कई किताब में माइनस भी लिख देगा, माइनस मतलब डिक्रीज करा तो नेगेटिव में ही ना होगा, या तो लिखा रहेगा आपको समझना कि माइनस में है। 1 एम्पियर पर सेकेंड। डायग्राम ये है, एक करंट आई जा रहा है, ये ए है, ये बी है। आपको निकालना है VA माइनस VB कितना होगा। क्या पता करना है बताओ? VA माइनस VB कितना होगा? बस एक चीज पूछा हमने, VA माइनस VB। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसमें एल को हटा के वहां क्या लगाना है आपको? एक बैटरी, और उस बैटरी का वोल्टेज कितना लिखना है जरा बताओ? और उसका वैल्यू प्लस में लिखिएगा, वोल्टेज प्लस में आएगा जो भी आएगा। देखिए इसको हम सिखाने जा रहे हैं अगला मीटिंग में। बनाओ, वेट कर रहे हैं आंसर बता, बनाइए, अगला मीटिंग में जुड़िए।